वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब कि 10 ईयर में रिपीट एंड रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना और 15 क्वेश्चन इनको रट के चले जाना है इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो ये दिखता बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है 2 मार्क्स के क्राइटेरिया में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका आंसर होगा अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या था, वो बोलता था कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो प्रोडक्ट का मास है, मतलब कि हमने अगर 10 किलो का प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट डाला है तो 10 किलो का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था। और ये वाली जो भी हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं ये सब इसे फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये है कि हर इक्वेशन में जितना हमने रिएक्टेंट डाला है, मतलब जितना मास का हमने रिएक्टेंट डाला है उतना ही मास का हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो हम ले लेते हैं H2O कैसे बनता है। H2O बनता है H2 गैस से प्लस O2 गैस से और फिर हमारा बनता है H2O जो हमारा एक गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे दो H2 यहाँ भी है, दो H2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ O जो है हमारा सिर्फ एक है और यहाँ दो है। तो अब यहाँ पे हम दो लगा देंगे तो H2 हमारे वो H हमारा 4 हो गया, यहाँ पे दो ही है लेकिन यहाँ पे भी अब दो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4H, यहाँ पे भी 4H, 2O, यहाँ पे भी 2O। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया है उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है, तो जाके देख लेना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के साथ आपको ये लिख के आना है। ठीक है, तो आपको इसके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे 1 मार्क्स में, या तो वह MCQ के रूप में आ सकते हैं या फिर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसी आपको 4 पार्ट्स दे देगा और उनमें बोलेगा कि इनकी केमिकल इक्वेशन बनाओ विद एंड बैलेंस देम। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है कि इसने बोला है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो यहाँ पे इसने बोला है N2 मतलब कि नाइट्रोजन गैस अगर हमारी किसके साथ मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, या फिर हाइड्रोजन हमारी N2 के साथ मिलेगी तो बनाएगा वो NH3। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 1 N2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो एक ही N है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 6 हमारे H हो गए और यहाँ पे भी अगर आप 3 लगा दोगे तो ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अगर आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा तो उसकी भी डिटेल वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जाके देख लो। तो यहाँ पे भी 2 N है, यहाँ पे भी 2 N है, यहाँ पे 6 H है और यहाँ पे भी 6 H है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यही होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इसका बी पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है H2S। ठीक है, जो एक तरीके की गैस है और उसने बोला है कि अगर ये एयर के साथ मतलब कि O2 के साथ, जब भी एयर बोला जाए तो वहां पे O2 आता है, ये क्या बनाती है SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर देती है। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको O2 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे H2 2 है, यहाँ H2 2 है, यहाँ S 1 है, यहाँ S 1 है। अगर आप इस पूरे टोटल एरिया में देखोगे O यहाँ पे दिख रहा है और एक O2 हमारा यहाँ पर दिख रहा है, सही बात। तो यहाँ पे 3 O हैं, अब हमें यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कहीं भी करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे इसको 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। अब आप देखोगे तो सब हमारा जो है बैलेंस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब डी पार्ट में बोल रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पोटेशियम मेटल है मतलब कि सॉलिड फॉर्म में होगा, तो सबसे पहले जो पोटेशियम मेटल है उसको लिख लेंगे। पोटेशियम को हम दर्शाते हैं मतलब कि डिनोट करते हैं K से, और इसने बोला रिएक्ट विद वाटर तो H2O। अब हमारा क्या बनता है, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि KOH और H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो सब जो है बैलेंस है पहले से, नहीं यहाँ पे H2 है, यहाँ
H2H2 KOH, यहाँ 3 H है, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2K, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो अब आप देखोगे तो सब बैलेंस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे इसने बोला है कि यहाँ पे जो आपको वर्ड्स में क्वेश्चन दिए है उसको आपको बैलेंस करके उसके नाम मतलब कि केमिकल फॉर्मूला में लिखना है। तो यहाँ पे बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका आंसर लिखना है। OH का होल स्क्वायर, प्लस में बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, और बैलेंस भी करना है तो प्लस के बाद थोड़ी जगह छोड़ के रखना है, ठीक है। अब उसने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 प्लस H2O बोला है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको सबके आगे 2 लगा देना है, और ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों लगता है, तो ये आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। अब जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का केमिकल फॉर्मूला ये होता है AgNO3, ठीक है, AgNO3। अब ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे ZnNO3 और 2 प्लस Ag। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि जिंक नाइट्रेट होता है ZnNO3 का होल स्क्वायर, प्लस में सिल्वर का होता है Ag, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगाना है अगर, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 2 6 है ना, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, 3 2 6, और यहाँ भी 2 लगा दो, तो ये पूरी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एल्यूमिनियम बोला है, प्लस में कॉपर क्लोराइड CuCl2, और ये बनाता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और बनाता है Cu मतलब कि Cu। तो यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ Cl 3 है तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ भी 2 ही आएगा, और यहाँ 3, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये पूरी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब लास्ट वाला जो है ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारी जो है बैलेंसिंग नहीं होगी, सब बैलेंस होकर आएगा। K2SO4 बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड, KCl प्लस में BaSO4, ठीक है। इसमें कोई भी बैलेंसिंग नहीं होगी, सब बैलेंस्ड आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें करना है कि ये क्वेश्चन में हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें पहले तो बैलेंस करना है, उसके बाद हमें इसका टाइप भी बताना है कि कौन सी टाइप की इक्वेशन है। तो सबसे पहले वाली जो रिएक्शन है, सबसे पहले हम इसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे Br2 है, तो सबसे पहले तो हम यहीं 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा Ki भी 2 है, Ki कहाँ पे 2 है, K यहाँ पे 2 है, और I तो यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये हमारी हो गई पूरी की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं आपको दिखा, अब ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे पहले Br K के साथ था, लेकिन और I Ba के साथ था, तो यहाँ पे I तो यहाँ आ गया K के साथ, और Br Ba के साथ चली गया, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। RxN का मतलब है रिएक्शन, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे Zn CCOO3 तो ये पूरी तो बैलेंस ही है, और ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ पे नीचे तो आपको साफ ही दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा, और ये पूरी बैलेंस हो गई इक्वेशन। और ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी है, HCl और H2 अलग हो गया, ठीक है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि Cl ने H2 को धोखा देके वो Mg के साथ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस होगी हमारी इक्वेशन, यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, और हमारा बस, और सब जगह हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इन क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमसे होती नहीं है बैलेंस, और पता अगर बैलेंस भी होगी तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी रिएक्शन क्या थी, ठीक है। तो इनमें हमें इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने थोड़े सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में इसने बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है।
और इसका एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें व्हेन एनर्जी इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट टू रिएक्ट एनीथिंग एंड एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हमें मतलब कि हम रिएक्टेंट के तौर पे हीट को यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी जो रिएक्शन है वो हो पाए। अब ये जो रिएक्शन होती है ये होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसका एग्जांपल, अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल और अपने जो भी मतलब हीट की मदद से या सनलाइट की मदद से खाना बना पाते हैं अपने। तो यहाँ पे हम पहले तो एक एग्जांपल लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, एक ही एग्जांपल बोला है तो हम एक ही लेंगे, वरना जो आपका मेल्टिंग ऑफ आइस है, इवेपोरेशन है, ये सब भी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसके लिए हीट जरूरी है। जब हीट ही नहीं होगी तो आइस पिघलेगी कैसे, इवेपोरेशन होगी कैसे। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड विद प्रोडक्ट। अब ऊपर एंडोथर्मिक था जिसमें हमें हीट चाहिए होती है, इसमें हमें एक एनर्जी हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, जैसे कि रेस्पिरेशन में हमारी जो हीट है या हमारी एनर्जी है जो वो प्रोड्यूस होती है, मतलब कि प्रोडक्ट के साथ आती है। ठीक है, तो वो एक रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपके जो एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पूरा आंसर। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमने एग्जांपल दिया था, लेकिन अब इसने बोल दिया कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, जिसमें हमें एनर्जी जो है एक प्रोडक्ट में मिलती है। ठीक है, तो सेम रेस्पिरेशन में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कि जो फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो हमारा ब्रेकन डाउन होता है, मतलब कि टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइंड होता है तो वो हमारी एनर्जी को, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम अपने डे टू डे जो हमारे काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि उसको जो है अलग अलग फॉर्म में चाहे क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के लास्ट में आप एक मतलब रेस्पिरेशन रिएक्शन लिख भी सकते हैं, जो होती है C6H12O2, जो हमारा ग्लूकोज है O2 के साथ मतलब कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो CO2 जो हम एक्सेल करते हैं, H2 हमारी बॉडी में बनता है, एनर्जी हमें बॉडी में प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन कहता है, why are the decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for that. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्यों बोला जाता है, और दोनों के लिए ही एक एक हमारी इक्वेशन भी लिखो। तो इसका आंसर होता है, मैं हिंदी में पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एक प्रोडक्ट को मतलब एक रिएक्टेंट मिलता है और उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका उल्टा होता है, उसमें हमें दो रिएक्टेंट मिलते हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट यूज टू प्रोड्यूस अ सिंगल सब्सटेंस, बट इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट इज यूज टू प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे कि H2+O2 H2O बनाता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और CaCO3 बनाता है CaO और CO2, ये होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हिंदी का एक्सप्लेनेशन आप मैंने पहले ही दे दिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जो 8th क्वेश्चन है, ये पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले डीप इनसाइड नॉलेज ऑफ चैप्टर 1 आपको एनहेंस करनी पड़ेगी, ये आपको एक्वायर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ये आपका कोई एक अलग सा टॉपिक नहीं है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही है। तो इसका आंसर वही बंदा दे सकता है जिसने पूरा चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरीके से पढ़ लगा है। तो राइट वन इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें एक एक इक्वेशन लिखनी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, जिसमें हम एनर्जी को हीट की मतलब हीट की फॉर्म में, लाइट की एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी को सप्लाई करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके 3 पार्ट बता देता हूँ।
तो सबसे पहले तो हम जो है ये पहले देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती कितनी तरीके की है। तो सबसे पहले होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम थर्मोलिसिस कहते हैं। इसमें हम हीट को यूज़ करते हैं ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सके, ठीक है, एज अ रिएक्टेंट। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सके। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम जो है लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं ताकि हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सके। अगर दोनों का हमें एग्जांपल लिखना है तो सबसे पहले थर्मल वाले का लिखेंगे हम KClO3 प्लस हमारी हीट, और यहाँ आ जाएगा KCl प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पोटेशियम क्लोरेट, क्योंकि यहाँ O3 है, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को बहुत तेजी से हमने हीट करा है ताकि हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट है वो पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाए और O2 हमारी गैस रिलीज हो जाए। अब हमें जब भी कोई भी रिएक्शन लिखनी है तो उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये अब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी थर्मोलिसिस की एक एग्जांपल हो गया। अब इलेक्ट्रोलिटिक का लिखें तो इसका तो सबसे इजी है, हमारे NaCl को जब भी हम तोड़ना चाहते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अगर इसकी आपने शॉर्ट वीडियो देखनी है तो चैनल पे अपलोडेड है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, जिसमें हमारा NaCl को हम पानी में मिलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारा Na और Cl जो होता है अलग अलग हो जाता है। इसका भी मैंने पूरा जो डिटेल्ड है वो पूरा शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। अब फोटोलिसिस जो होती है ना वो बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे H2O2 और यहाँ पे चाहिए होती है हमारी लाइट, तो वो टूट, पता है किस में जाता है, H2O में टूट जाता है। अब यहाँ पे मैं 2 लगाना है, यहाँ पे भी 2 लगाना है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सबसे इजी जो रिएक्शन है ये दोनों है, उसको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, या आप कोई और सी भी रिएक्शन याद कर सकते हैं। मेरे को ये अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पे मैं आंसर्स लिख रहा हूँ उनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उससे भी आप देख सकते हैं अगर आपका पीछे छूट रहा है, या तो आप वीडियो के साथ साथ चले तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि आगे का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 10th की पढ़ाई यूट्यूब चैनल पर जो आज तक नहीं हुआ वो होने वाला है, ठीक है। तो ये मैं सरप्राइज तोड़ूंगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर द अबव। तो हमें दोनों के लिए तो पहले तो एक रिएक्शन लिखनी है, पहले रिएक्शन नहीं बाद में रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है। देखिए अब आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरे के उल्टे हैं, तो आपको इनको पहले पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आप करो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। लेकिन इसके बावजूद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है व्हेन 2 एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस फ्रॉम फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से अलग करके अब उसकी जगह आ जाता है, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कम एलिमेंट जो होते हैं अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल आपको नेक्स्ट पेज में मिलेंगे। तो इसके एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होगा Zn प्लस FeSO4 बनाता है ZnSO4 प्लस Fe, क्योंकि Zn जो है Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा BaCl2 प्लस Na2SO4 और BaSO4 प्लस NaCl बनेगा, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन जो है बिल्कुल एक फिट एंड फाइन, मतलब कि हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन में बोला है, एग्जाम्पल डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो इसने बोला है कि आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं और एक एग्जाम्पल भी दो। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जब ये बन जाएगा तो हम मतलब कि वो जो रिएक्शन है वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड नोन एज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हमने रिएक्शन लिखे Na2CO3 ClCl2 और बनता है हमारा CaCO3 प्लस 2HCl, मतलब कि हमने बैलेंस करके लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है ना वो है CaCO3 जो वाइट कलर का होता है, ठीक है। वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट, और ये कलर भी पूछ लेता है, ठीक है। ठीक है, तो पेपर में जो है आपसे कलर भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मिल जाएंगे।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और उसके दो एग्जांपल दो। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब होती है जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का एटम या मॉलिक्यूल क्या करता है, हासिल कर लेता है, गेन कर लेता है। अब इसके एग्जांपल होगा Cu+O2, हीट करेंगे तो CuO बनेगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे Cu के पास एक भी O नहीं था, लेकिन जैसे हीट करा तो O आ गया, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल है Cu+H2। अगर हम इसे हीट करेंगे तो Cu+H2O बनता है, मतलब कि यहाँ पे H2 के पास O नहीं था, लेकिन नेक्स्ट जैसी हीट करा वैसी O आ गया। तो ये दोनों हमारी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो सेकंड वाला है वो रिडक्शन का भी है, तो आप मानोगे? अभी मैं बताता हूँ कैसे है। अब रिडक्शन देखिए तो आ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे कि यहाँ ZnO को C के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा Zn+CO बनता है, मतलब कि CO जो ZnO था, मतलब पहले Zn पे O था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जाते ही उस पे से O हट गया, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप कमेंट में मेरे को बताएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो CU के पास पहले वो सॉरी H2 के पास पहले O नहीं था, वो सॉरी Cu के पास पहले O था, तो अब जैसे हीट करा Cu के पास से O हट गया। तो ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। और कमेंट करके बताओ कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मेटल है, मतलब कि एक एलिमेंट है जिसका नाम है X। ठीक है। अगर हम उसे हीट करते हैं एयर में तो वो ब्लैक हो जाता है, ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, मतलब कि वो ब्राउन कलर का है और वो ब्लैक हो जाता है जैसे हम उसे एयर में हीट करते हैं। तो बताओ वो X क्या है और वो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड जो बना है उसका नाम क्या है। तो देखो द नेम तो द नेम ऑफ एक्स इज कॉपर एंड द ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर जो होता है वो हमेशा ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम, ठीक है, अगर हीट करेंगे ना तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है और वो बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी था, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 13 क्वेश्चन है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द इक्वेशन। तो ये बोले जब भी हम रिफाइनिंग करते हैं सिल्वर की, मतलब कि सिल्वर को जब हम खदानों से निकालते हैं तो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालना पड़ता है ताकि वो कॉपर मेटल से डिस्प्लेस हो पाए। तो इसकी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है। तो देखो सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag और वो NO3 के साथ चिपका होता है। अगर हम उसे Cu के सॉल्यूशन में डालते हैं ना तो वो Ag जो है अलग हो जाता है और CuNO3 और 2 अलग हो जाते हैं। जो हमारा एक्वस फार्मूला होता है ये होता है सॉलिड, ये होता है हमारा लिक्विड, सॉलिड ही होता है, और ये हमारा होता है एक्वस। ठीक है। अब इसको हम करेंगे बैलेंस तो ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही हमारे। अब देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को सॉल्यूशन में डालेंगे Cu के, तो Ag जो है वो अलग हो जाएगा CuNO3। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करता है। अगली बार मिलेंगे मैथ्स की ही अच्छे से क्वेश्चन लेके, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को करने ला सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली। बाय बाय।